So guys, in today's video we are gonna cover section 82 of the Transfer of Property Act. Very simple. Usually वो जब बच्चा सर्च करता है YouTube पे in order to find out what is 82, but वो जानना चाहता होता है paragraph 2 के बारे में. But to the contrary, all of the videos on YouTube are of paragraph 1, which is very simple and nobody needs to know that because simple है. उसका concept है क्या, ABC है, एक प्रॉपर्टी है उनके पास, 10,000 रुपये पे गिरवी रखी है उन्होंने डी को. ABC की एक प्रॉपर्टी है, ABC 3 अलग अलग लोग हैं, उनकी एक प्रॉपर्टी है, गिरवी रख दी उन्होंने 10,000 रुपये पे डी को. पैराग्राफ 1 की बात कर रहा हूँ अभी. तो बी और सी पैसा नहीं दे पा रहे तो ए ने कहा अपनी प्रॉपर्टी को बचाया जाए, इसलिए सारे पैसे वो पे कर देता है. बी और सी से क्या वो अब ले सकता है पैसे वापस या नहीं, बस यही पैराग्राफ 1 कहता है कि हाँ वो ले सकता है अपने पैसे वापस. चलो नाउ लेट्स कम बैक टू द मेजर पॉइंट. पैराग्राफ 2 जिसके लिए स्पेशली मैंने ये वीडियो बनाई है. सो व्हाट इट सेज, वन प्रॉपर्टी इज मॉर्टगेज फर्स्ट एंड देन अगेन मॉर्टगेज विद अनदर प्रॉपर्टी. एक प्रॉपर्टी मॉर्टगेज कर देगी फिर पहले, फिर बाद में उसके साथ एक और प्रॉपर्टी दोबारा से मॉर्टगेज कर देगी. यूजुअली ऐसा होता है. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में बहुत सारी प्रोविजंस है कि एक प्रॉपर्टी को 2 बंदों के 3 बंदों के पास मॉर्टगेज कर दिया जाता है कभी कभी. इन ऑर्डर टू नो द प्रोविजन व्हाट द प्रोविजन से, यू नीड टू लर्न दीज कंसेप्ट्स. तो चलो फिर लेजिस्लेशन ने क्या रूल बनाया, लेट्स फाइंड आउट दैट. पहले मेरे साथ बेयर एक्ट खोलें और उसको मेरे साथ प्लीज़ पढ़ें लाइन टू लाइन. पैराग्राफ 2 सिर्फ. चलो व्हाट इट सेज, वेयर ऑफ 2 प्रॉपर्टीज़ बिलोंगिंग टू द सेम ओनर, जहाँ पे 2 प्रॉपर्टीज़ एक ही बंदे की ओनरशिप है उस पर. वन इज़ मॉर्टगेज टू सिक्योर वन डेप्ट एंड देन बोथ आर मॉर्टगेज टू सिक्योर अनदर डेप्ट. एक पहले मॉर्टगेज कर दी एक डेप्ट के लिए, फिर डेट के लिए, फिर बाद में उसके साथ एक और मॉर्टगेज कर दी एक और डेट के लिए. इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, वन इज़ मॉर्टगेज टू सिक्योर वन डेट एंड देन बोथ आर मॉर्टगेज टू सिक्योर अनदर डेट. चलो एंड द फॉर्मर डेट इज़ पेड आउट ऑफ फॉर्मर प्रॉपर्टी. अब इस पे कैलकुलेशन जो प्रोपोर्शन हमने निकालनी है वो इसके आधार पर है. फॉर्मर वाली जो होगी, पुरानी वाली जो होगी, वो पुराने वाला डेप्ट पुराने वाली प्रॉपर्टी से वसूला जाएगा. फिर बाद में ईच प्रॉपर्टी इज़ in the absence to the contract to the contrary, each property is liable to contribute rateably मतलब जो बच गया पैसा to the latter, rateably to the latter, proportionally to the latter debt, बाद वाले debt से after deducting the amount from former debt. कह रहा है ये कि जो पुराना वाला debt पे कर दिया तो उसकी वैल्यू में से काट दो उसका हिस्सा, फिर बाद में जो नया डेट है उसमें से आप प्रोपोर्शन निकालो. अब ये कैसे करेंगे प्रैक्टिकली, दिस इज़ वेरी इजी, आई विल सॉर्ट इट आउट. ये एक्स और वाई 2 प्रॉपर्टी हैं 1000 रुपये की ईच. एक्स का भी 1000 रुपया रेट है और वाई का भी 1000 रुपया रेट है. एक्स फॉर्मर डेट की बात करूँगा इसमें. एक्स गिरवी रख दी गई, मॉर्टगेज कर दी गई ए को, फिर बाद में कितने रुपए में, 400 रुपये में. फिर बाद में एक्स दोबारा से मॉर्टगेज की गई वाई के साथ बी को, कितने रुपए में, 800 रुपये में. एक्स बिक गई सी को, वाई बिक गई डी को विद इट्स इंसिडेंट्स. तो अब कैलकुलेशन यहाँ पे स्टार्ट होती है. 1000 रुपये की प्रॉपर्टी वैल्यू थी एक्स की. फॉर्मर डेट उसने कहा था ना लेजिस्लेशन में पे कर दो. दीज आर द रूल्स माय फ्रेंड्स, यू नीड टू लर्न इट. जैसे कह रही है लेजिस्लेशन उसी को ही उसकी पालना करना ही हर ज्यूरिस्ट का फ़र्ज़ है, हर एडवोकेट और जज का फ़र्ज़ है. तो देखिए 1000 रुपये एक्स की वैल्यू थी, फॉर्मर डेट को निकाल दो, 600 रुपया बच गया. आफ्टर डिडक्टिंग इट्स अमाउंट उन्होंने कहा था ना, एक्स की वैल्यू आ गई. वाई कितने का थी, 1000 रुपये की. ओके, अब करेंगे कैसे कैलकुलेशन, प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं. 2 वैल्यूज़ को आपस में डिवाइड करके प्रोपोर्शन निकल जाती है. लाइक 600 ओवर 1000 डिवाइड कर दो 3:5. फिर बाद में 3 ओवर 8, टोटल 3 + 5 = 8. 3 ओवर डिनोमिनेटर 8 इंटू 800 क्योंकि एक्स का तो पे हो गया सारा, एक्स और वाई का पे करना है ना, तो 800 एक्स और वाई की वैल्यू है. इसके हिसाब से आप वैल्यू निकालो. सी इतना पे करेगा 300. 5 ओवर 8 इंटू 800 = 500. डी का शेयर कितना होगा, कंट्रीब्यूशन कितनी होगी, 500 रुपये की. तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो. इसमें मैं केस लॉ कोई नहीं कवर करूँगा बिकॉज मेरा मोटिव ये था कि आपको टेक्निक पता लग जाए, आपकी बेयर एक्ट पर ग्रिप बने. जिसकी बेयर एक्ट पर ग्रिप बन गई, जो लॉजिक समझ गया, जिसको टेक्निक पता लग गई, वो कोई भी अथॉरिटी आए उसके सामने ही कैन सॉल्व इट. और या फिर कह लो आपको समझ लग जाएगी कोई भी अथॉरिटी पढ़ना, दैट विल बी ईजी फॉर यू ना बिकॉज यू हैव गॉट द लॉजिक बिहाइंड दिस सेक्शन. ओके, अब आपको बस इतना करना है कि आप रिवाइज कर लो. अगर अभी भी समझ नहीं लगा तो आप एक बार वीडियो को रिवाइंड करके सीख सकते हो. दैट्स ऑल. थैंक यू.